स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की। हमारे पास नेटफ्लिक्स की बाजार क्रांति, मनोरंजन का भविष्य पर एक लेख है। और सोचना भी कमाल लगता है कि कैसे एक डीवीडी किराए पर देने वाली कंपनी आज मनोरंजन की दुनिया में इतनी बड़ी ताकत बन गई। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नेटफ्लिक्स ने हमारे टीवी देखने के तरीकों को कैसे पूरी तरह बदल दिया। शायद सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि टीवी का जो फिक्स्ड शेड्यूल था उससे हटकर अपनी मर्जी से जब चाहें जो चाहें देखने की आज़ादी, ऑन डिमांड। और सुनने में आया है कि 2025 तक इनके सब्सक्राइबर्स शायद 260 मिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो सीधा ग्राहक तक पहुंचने वाला मॉडल है, डीटीसी। पर यह सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ वो ऑन डिमांड का आइडिया ही काफ़ी था? आइडिया तो देखिए ज़बरदस्त था, लेकिन नेटफ्लिक्स की जो सबसे ख़ास बात रही वो ये कि उन्होंने हमेशा ग्राहक को कंज्यूमर को सेंटर में रखा। सोचिए ना, पुरानी टीवी कंपनियां, सिनेमा हॉल, उनका एक तय तरीका था, टाइमिंग, जगह, सब फिक्स। नेटफ्लिक्स ने इन सब को चुनौती दी और नतीजा, पुरानी कंपनियों को या तो बदलना पड़ा या फिर वो अप्रासंगिक हो गई। हाँ, ये बात तो है, ग्राहक को अहमियत देना। लेकिन सिर्फ इसी से इतनी बड़ी सफलता मिल गई? कुछ और भी तो होगा। वो सीक्रेट सॉस क्या था? बिल्कुल, और यहीं पर डेटा का खेल शुरू होता है। नेटफ्लिक्स सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या देख रहे हैं, वो ये भी देखता है कि कब देख रहे हैं, कहाँ पॉज कर रहे हैं, क्या दोबारा देख रहे हैं। हर क्लिक, हर व्यू का पूरा विश्लेषण। अच्छा, तो वो अंदाजा नहीं लगाते, पक्के डेटा के आधार पर फैसले लेते हैं, जैसे वो हाउस ऑफ कार्ड्स वाला शो। मैंने भी सुना था कि वो डेटा के आधार पर ही बनाया गया था। सच है ये? हाँ, एकदम सही। डेटा से पता चला कि लोगों को पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है और केविन स्पेसी की फिल्में भी बहुत देखी जाती हैं। तो बस उन्होंने इन दोनों को मिला दिया और बन गया हिट शो का फॉर्मूला। और ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। सोचिए, अकेले 2022 में उन्होंने कंटेंट पर $17 अरब से ज्यादा खर्च किए हैं। $17 अरब? बाप रे, एक साल में? हाँ, एक साल में। ये दिखाता है कि वो कंटेंट पर कितना ज्यादा कंट्रोल और दबदबा चाहते हैं। तो इस डेटा और इतने पैसे के दम पर वो अब अपनी मर्जी का कंटेंट बनाते हैं। उन्हें बाहरी स्टूडियोज पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता। शायद इसीलिए वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स इतने पॉपुलर हैं। बिल्कुल, ये डेटा उन्हें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या चल रहा है, बल्कि ये तय करने में मदद करता है कि आगे क्या बनाना है, कौन सी कहानी चलेगी। इसी से वो अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं, ऐसा कंटेंट जो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही मिले। अच्छा, तो अपनी खास पहचान बना ली, हिट शो बना लिए। लेकिन ये सब सिर्फ अमेरिका के लिए तो नहीं था। यहीं से शायद वो ग्लोबल एक्सपेंशन वाली कहानी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, और उनकी जो रणनीति है वो बड़ी दिलचस्प है। ग्लोबल लोकल, पहुंचो पूरी दुनिया में, लेकिन कंटेंट ऐसा बनाओ जो वहाँ के लोकल लोगों को पसंद आए। जी हाँ। उनकी अपनी भाषा में, उनके कल्चर से जुड़ा हुआ। ग्लोबल लोकल? अच्छा, जैसे स्पेन का मनी हाइस्ट। हाँ, या कोरिया का स्क्विड गेम, भारत का दिल्ली क्राइम भी। ये सब इसी सोच के उदाहरण हैं। और फिर वो सबटाइटलिंग और डबिंग में भी काफी निवेश करते हैं ताकि भाषा कोई रुकावट न बने, कंटेंट दुनिया भर में आसानी से देखा जा सके। कमाल है, पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए उनकी पसंद का, उनकी भाषा में कंटेंट। लेकिन अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। डिज्नी प्लस आ गया है, अमेजन प्राइम वीडियो तो पहले से ही था, और भी कई हैं। मुकाबला तो अब कड़ा हो गया होगा। हाँ, चुनौतियां तो अब काफी हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ये सच है। फिर वो पासवर्ड शेयरिंग रोकने पर और कीमतें बढ़ाने पर भी उनकी आलोचना हुई है। और अभी हाल ही में जो उन्होंने विज्ञापनों वाला सस्ता प्लान शुरू किया है, वो शायद इसी बढ़ते दबाव का नतीजा है कि किस तरह ग्राहकों को जोड़े रखें और नए ग्राहक भी लाएं। तो ये सवाल तो बनता है कि ये जो ओरिजिनल मॉडल था वो इस नए माहौल में आगे कितना टिकाऊ रहेगा। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो नेटफ्लिक्स ने ऑन डिमांड से क्रांति शुरू की, फिर डेटा को अपना हथियार बनाया कंटेंट के लिए, और फिर ग्लोबल लोकल रणनीति से दुनिया भर में छा गए। डिजिटल दुनिया में बदलाव का डिसरप्शन का एक क्लासिक उदाहरण है ये। सही कहा। और जाते जाते एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं। नेटफ्लिक्स की ये बाजार बदलने वाली विरासत तो साफ दिखती है, लेकिन अब जो वो नई चीजें कर रहे हैं, जैसे ये विज्ञापन वाले प्लान या गेमिंग और शायद वर्चुअल कंटेंट में भी जाने की बातें हो रही हैं, ये मनोरंजन के भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहा है?
और पर्सनलाइजेशन, मतलब हर दर्शक के लिए एकदम सटीक और अलग अनुभव, ये भविष्य में और कितना आगे जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा।